आप जानते हैं, डिप्लोमेसी की दुनिया बड़ी अजीब होती है। ज्यादातर बातें, ज्यादातर डील्स, सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे होता है। हर शब्द को तौल कर बोला जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब वो पर्दा अचानक उठ जाए और वो सब सामने आ जाए जो कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये कोई मामूली टेक्स्ट मैसेज नहीं था। ये शब्द थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के, जो उन्होंने भेजे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने डिप्लोमेसी की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। जब दो इतने ताकतवर नेताओं के बीच की प्राइवेट बात पब्लिक हो जाए तो समझिए कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर दो राष्ट्रपतियों के बीच की एक प्राइवेट बातचीत पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर कैसे आ गई। मतलब ऐसा हुआ क्या था कि डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल की सारी हदें पार हो गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक राजनयिक विश्वासघात की। देखिए, ये जो मैसेज लीक हुआ ना, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस टकराव को देखना होगा जो इन दोनों नेताओं के बीच पहले से ही पनप रहा था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से बढ़ रही कड़वाहट का नतीजा। 200%। ये नंबर याद रखिएगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी धमकी थी। धमकी फ्रांस के सबसे जाने माने प्रोडक्ट्स पर 200% टैरिफ लगाने की। ये सिर्फ एक ट्रेड मूव नहीं था, ये सीधा सीधा फ्रांस की पहचान पर हमला था। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या था? अमेरिका फ्रांसीसी वाइन का सबसे बड़ा खरीदार है, तो ये धमकी एक तरह से फ्रांस की वाइन इंडस्ट्री पर एक आर्थिक परमाणु बम गिराने जैसी थी। कीमतें सीधी 3 गुना, मतलब रातों रात पूरा बाजार तबाह हो सकता था। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स थे तो फिर ट्रंप ने सिर्फ वाइन को ही क्यों चुना? स्टील क्यों नहीं? कारें क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, वाइन को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। एक, ये स्ट्रेटेजिक था। अमेरिका सबसे बड़ा कस्टमर है, तो चोट सबसे गहरी लगती। दूसरा, सिंबॉलिक। वाइन मतलब फ्रांस, ये उनकी संस्कृति, उनके गौरव पर सीधा हमला था। और तीसरा, पॉलिटिकल। इसका असली मकसद था मैक्रोन पर उनके ही देश में प्रेशर बनाना, क्योंकि वहां वाइन बनाने वाले बहुत ताकतवर हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। ये जो वाइन वाली धमकी थी ना, ये लड़ाई की शुरुआत नहीं थी। ये तो एक तरह का बदला था। बदला मैक्रों के एक बहुत बड़े ना का। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। तो हुआ ये कि ट्रंप के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया था, बोर्ड ऑफ पीस। वो मानते थे कि यूनाइटेड नेशंस मतलब यूएन अब किसी काम का नहीं रहा, बस एक ब्यूरोक्रेटिक क्लब है जो अमेरिका के खिलाफ काम करता है। तो वो एक नया पावरफुल ग्रुप बनाना चाहते थे जिसकी शर्तें बिल्कुल अलग थीं। यहां दोनों के बीच का फर्क देखिए, कितना बड़ा था। एक तरफ है यूएन, जहां सब देशों की सुनी जाती है, ग्लोबल सहमति से काम होता है। दूसरी तरफ था ट्रंप का ये बोर्ड, जो पूरी तरह से अमेरिका सेंट्रिक था। और तो और इसमें शामिल होने के लिए $1 बिलियन की एंट्री फीस थी। मतलब ये सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर देशों का एक एक्सक्लूसिव क्लब होता। मैक्रोन को भी इस क्लब का इनविटेशन मिला और उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ना नहीं थी, ये एक पर्सनल बेइज्जती थी। उनको लगा कि उनके विजन को सीधे सीधे चैलेंज किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस ने मना क्यों किया। देखिए, उनके और बाकी यूरोपियन देशों के लिए इसे हाँ कहना लगभग नामुमकिन था। पहली बात, ये यूएन के पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देता। दूसरी, इसकी कोई कानूनी लेजिटिमेसी नहीं थी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये अमेरिका को इतनी ज्यादा ताकत दे देता कि बाकी सब बस दर्शक बनकर रह जाते। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ट्रंप को लगा था कि वो फ्रांस को अकेला कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मैक्रों की ना ने पूरे यूरोप को एक साथ ला खड़ा किया। ये एक बहुत बड़ा मूव था। यूरोपियन यूनियन ने एक होकर ऐलान कर दिया, फ्रांस पर हमला मतलब पूरे यूरोप पर हमला। जर्मनी, इटली, स्पेन सब फ्रांस के साथ आ गए। अब ये लड़ाई सिर्फ ट्रंप बनाम मैक्रोन नहीं रह गई थी, ये अमेरिका बनाम यूरोप बन चुकी थी। और यूरोप सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो एक्शन के लिए भी तैयार था। उन्होंने $108 बिलियन के अमेरिकी सामानों की लिस्ट तैयार कर ली थी, जिन पर जवाबी टैरिफ लगने थे। मैसेज साफ था, अगर आप ट्रेड वॉर शुरू करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और फिर आया दावोस का वो बड़ा मंच। दुनिया भर के लीडर्स के सामने मैक्रोन ने जो कहा, वो इस पूरी लड़ाई का सार था। उन्होंने कहा, मैं क्रूरता पर कानून के शासन को चुनता हूं, धमकाने पर सम्मान को,
ये दो दुनियाओं की टक्कर थी, एक जो नियमों को मानती है और दूसरी जो सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये जो पूरा किस्सा हुआ, ये सिर्फ वाइन या टैरिफ की लड़ाई से कहीं बढ़कर है। ये हमें आज की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताता है। असल में ये एक अकेला विवाद हमें आज की विदेश नीति में चल रहे 3 बहुत ही खतरनाक ट्रेंड्स की तरफ इशारा करता है। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। पहला ट्रेंड है ट्रेड का एक हथियार की तरह इस्तेमाल, मतलब व्यापार अब दोस्ती या दुश्मनी निभाने का जरिया बन गया है। दूसरा, मल्टीलैटरलिज्म का संकट। यूएन जैसी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और मेरा देश सबसे पहले वाली सोच हावी हो रही है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो ये कि पॉलिसी अब नेताओं के पर्सनल ईगो और पर्सनालिटी पर चलने लगी है। और जब ऐसा होता है तो नुकसान हमेशा देश का होता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम वाकई एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां देशों के रिश्ते स्थापित नियमों और राष्ट्रीय हितों से नहीं, बल्कि नेताओं के आपसी समीकरण और उनके ईगो से तय होते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।